हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में भारत की विदेश नीति अर्थात राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र 1 पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें भारत की विदेश नीति पर डिस्कशन कर रहे थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों हमारा ये चौथा लेक्चर होने जा रहा है और इसमें हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति किन किन तत्वों पर आधारित है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले जो तत्व है उन तत्वों पर हमारा आज डिस्कशन होगा और उन सभी तत्वों को क्रम अनुसार जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़े उससे पहले आप देख लीजिए दोस्तों कि फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, हमारा फर्स्ट टॉपिक यूनिट का लास्ट टॉपिक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हम सभी क्लासेस पूरी क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो इन ऊपर के 3 मुद्दों पर हमारे जो है क्लासेस हो चुकी है। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, सिद्धांत और विशेषता, इन पर हमारी कंप्लीट क्लासेस हो चुकी है। ये चौथी क्लास जो है हमारी अभी ये निर्धारक एवं सिद्धांत और निर्धारक तत्वों पर हमारी ये आज की क्लासेस होने जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के अंतर्गत हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है कंप्लीटली किन किन तत्वों पर जो है निर्धारित है, किन किन तत्वों से प्रभावित होती है। चलिए तो वन बाय वन करके दोस्तों उनको जानने का हम प्रयास करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। अब समझिए क्लास को पूरा दोस्तों। हो सकता है कोई नए स्टूडेंट हो जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं दोस्तों, ये जो टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है पूरा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको अगर आप समझना चाहते हैं बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से ये पूरी कंप्लीटली अगर समझना चाहते हैं ना, तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि सभी क्लासेस को स्टार्टिंग से देखिए। यहाँ तक कि सिलेबस एनालाइज जब हमने किया था, अर्थात लेक्चर नंबर 1 से इस क्लासेस को अगर आप देखेंगे तब ही ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट आपको समझ आने वाला है। ठीक है, बीच में से स्टार्ट करेंगे दोस्तों समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये आज का जो लेक्चर है फर्स्ट यूनिट का अंतिम टॉपिक है हमारा, और इसमें हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों पर हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब जरा इसको इस प्रकार समझिए दोस्तों कि देखिए, कोई भी देश हो, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व का कोई सा भी देश हो, प्रत्येक देश की एक नीति होती है जिस नीति के अनुसार वो देश अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करता है। ठीक है ना, तो कोई सा भी देश हो और उसकी जब कोई नीति बनती है, कोई योजना बनती है, तो दोस्तों वो योजना पूरे देश को दृष्टि में रखते हुए बनती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र को देख लिया और उस एक क्षेत्र के आधार पर पूरे देश के लिए नीति बना दी, योजना बना दी। सभी क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए बनाते हैं, है ना। तो जब सभी क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए कोई योजना का निर्माण किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र क्या एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल भी ले हमारे देश का, हमारे इंडिया का, तो दोस्तों क्या इंडिया में पूरे क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र, क्या सब एक समान है? क्या आर्थिक रूप से सभी राज्य एक जैसे हैं? क्या भौगोलिक रूप से सभी राज्य एक जैसे हैं? तो बिल्कुल नहीं है। ना तो आर्थिक रूप से एक जैसे हैं और ना ही भौगोलिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे नहीं है कि अभी हम खुद ही देखते हैं कि हमारे देश में ही कुछ राज्य काफी अमीर है, अर्थात कि उनकी व्यवस्था अच्छी खासी चल रही है, अच्छी जो है रोजगार की समस्या वहां ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, वो काफी अच्छी इनकम होती है, मतलब आम व्यक्ति बहुत आसानी से रह पा रहा है। वहीं कुछ राज्यों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत ही निर्धनता पाई जाती है कुछ राज्यों में। भौगोलिक स्तर पर अगर बात करें दोस्तों, तो दक्षिण भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं वो समुद्री सीमा को टच करते हैं। इस कारण से वहां पर खारे जल की प्रधानता अधिक पाई जाती है, तो वहां पर ज्यादा खेती नहीं हो पाती है। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो अर्थात कि मध्य भारत में जब आते हैं तो मध्य भारत में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे, अर्थात कि जम्मू कश्मीर तरफ, अर्थात उत्तर भारत में चले जाएंगे तो वहां पर हमें पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ, भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह है ना, राजनीतिक रूप से भी अलग अलग जगह है। तो कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं प्रत्येक देश में, तो उन क्षेत्रों के आधार पर ही वो योजना बनाई जाती है। उन क्षेत्रों की विभिन्नताओं को देखते हुए योजना बनाई जाती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की स्थिति में, अर्थात किसी भी देश की योजना में, अर्थात किसी भी देश की जो है विदेश नीति में उसके विभिन्न तत्वों का विशेष योगदान रहता है। और वो विभिन्न तत्व कौन कौन से हो सकते हैं भाई? वो भौगोलिक भी हो
सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक परंपराएं जो प्रारंभ से चली आ रही है परंपरा, वो परंपराओं का भी काफी इनमें महत्व होता है, और वर्तमान की जो स्थिति है उसका भी काफी महत्व होता है। ठीक है ना। तो इन सब तत्वों से जो है वो नीति प्रभावित होती है, होगी कि नहीं खुद सोचिए पहले तो आप। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको जितना अच्छे समझ जाओगे ना आगे सारे कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई कोई सी भी देश अपनी नीति जब बनाता है, अपनी विदेश नीति बनाता है, अपने विदेश से कैसे टर्म, कैसे उनको लेन देन करना है, कैसा व्यवहार रखना है, जब वो इस प्रकार की कोई योजना बनाई जाती है तो पूरे देश की सभी स्थितियों पर अर्थात सभी तत्वों पर ध्यान रखा जाता है, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो परंपराओं वाला हो, धार्मिक हो, चाहे वो कोई ऐतिहासिक हो, या किसी भी प्रकार के जो तत्व होंगे सभी तत्वों पर को ध्यान में रखते हुए उस नीति का निर्माण किया जाता है। जब नीति का निर्माण करने के लिए विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि इसका अर्थ ये हुआ कि वो सभी तत्व जिन तत्वों को दृष्टि में रखते हुए योजना निर्माण किया जा रहा है वो सभी तत्व हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि जो जितने भी तत्व हमने ऊपर देखे हैं, जिन तत्वों पर बात की है, वो प्रभावित होने के कारण उन सभी तत्वों से किसी भी देश की जो नीति होती है वो प्रभावित होती है। वो प्रभावित होने के कारण ही हमेशा हमेशा किसी भी देश की जो नीति होती है ना, विदेश नीति, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है बल्कि समय के साथ साथ बदलती रहती है ना, समय के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें, हम किसी अन्य देश की बात क्यों करें, जब हमें भारत की विदेश नीति पढ़ना है तो भारत का ही एग्जाम्पल लेंगे, सबसे बेहतर होगा। जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत जब हम आजाद हुए थे तब हमारी विदेश नीति कुछ और थी, अर्थात असंलग्नता की नीति थी, निशस्त्रीकरण को हम अपनाते थे, विश्व में पूरी तरह शांति चाहते थे, कई प्रकार की इस प्रकार की नीति हुआ करती थी और पूरी तरह से शांति प्रिय विदेश नीति कहलाती थी। लेकिन क्या आज भी वही नीति है हमारे सामने? पहले हम युद्ध का पूरी तरह से जो है हम विरोध करते, हालांकि विरोध आज भी करते हैं, आज भी हम जो है अहिंसा के मार्ग पर चलती है हमारी विदेश नीति, परंतु आज हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारा एक नया भारत है, एक नया भारत है ना, एक नई पावर, नई शक्ति के रूप में भारत अब उभर रहा है। तो इन जितना भी समय हुआ है दोस्तों 70-75 वर्ष, इसमें हमारी विदेश नीति में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है ना। तो समय के साथ साथ प्रत्येक देश की अर्थात सभी देशों की विदेश नीति भी चेंज होती चली जाती है। ठीक है। अब ये जो चेंज होती है क्यों होती है, किन तत्वों से हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है, वो सारे तत्व ये रहे आपके सामने, इनको देखिए। ये सारे तत्वों पर हम बात करेंगे और यही वो 7 तत्व हैं दोस्तों जो किसी भी देश की विदेश नीति को कंप्लीटली प्रभावित करते हैं। और इन 7 तत्वों में से एक भी तत्व को इग्नोर करके कोई भी देश या कोई भी सरकार अपने देश के लिए विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकती। किसी भी देश की सरकार को अगर अपने देश के लिए विदेश नीति का निर्माण करना है, विदेश नीति बनाना है, तो इन 7 तत्वों का विशेष ध्यान रखना ही होगा। ठीक है ना। तो अब आज की जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम इन्हीं 7 तत्वों पर क्रम अनुसार अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। पूरी क्लास हमारी आज के इन 7 तत्वों पर निर्भर करती है। क्या समझ आया इतना, है ना। तो ये था दोस्तों अभी तक का जो है हमारी विदेश नीति का इंट्रोडक्शन, अर्थात कि विदेश नीति किन तत्वों पर आधारित है, किन तत्वों से प्रभावित होती है, उन तत्वों का इंट्रोडक्शन। अगर आप एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो ये इंट्रो लिखना आवश्यक हो जाता है। तो उसी व्याख्या में अर्थात इंट्रोडक्शन में जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना होता है। ठीक है ना। अब चलिए हम इसके अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं। अब 7 तत्वों को हम क्रम अनुसार समझते हुए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी क्लास की जो विशेषता वो यही है कि हम थ्योरेटिकल के साथ साथ में इसका व्यवहारिक पक्ष को भी समझते हुए चलते हैं, जिससे कि थ्योरेटिकल तो आपको समझ आएगा ही। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं ताकि आप आगे चल के रिविजन लगा सके, लेकिन इसके अलावा हम आपको व्यवहारिक रूप से भी इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसका जो है ये जो आपको टर्म दिख रही है, जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को देखते ही आप इसका अर्थ बता देंगे किसी को भी। ठीक है ना। चलिए, भौगोलिक तत्व,
भौगोलिक तत्व। अब सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट को फिनिश करते हैं, उसके बाद में हम इसका व्यवहारिक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी देश की विदेश नीति मुख्य रूप से उसकी भौगोलिक स्थिति के द्वारा निर्धारित होती है। तो क्या कहा इस लाइन ने कि कोई भी देश अगर अपनी विदेश नीति बनाना चाहता है तो उसकी विदेश नीति उसकी भौगोलिक स्थिति पर ही निर्भर करती है, भौगोलिक स्थिति के द्वारा विशेष रूप से प्रभावित होती है। तो कुछ मेरे दोस्तों को तो भौगोलिक स्थिति क्या है इसी में कंफ्यूजन होगा कि सर ये भौगोलिक स्थिति क्या है, जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है, चलिए मैं अभी से बोल दूं, क्लासेस थोड़ी लंबी होने वाली, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, इसे धैर्य बनाकर रखे, है ना। किसी भी कंसेप्ट किसी भी टॉपिक को बीच में छोड़कर ना जाए, किसी भी टॉपिक को बीच में ना छोड़े। बीच में छोड़ने से क्या होता है कि आप लोगों का नुकसान होता है, वो टॉपिक फिर जीवन में कभी आपको समझ नहीं आएगा, याद रखिए ना। भौगोलिक स्थिति क्या होती है दोस्तों? भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है भूमि। भौगोलिक का मतलब क्या हुआ? भूमि। भौगोलिक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? भूगोल से। और भूगोल किसका अध्ययन करता है? भूमि का, पृथ्वी का। ठीक है ना। तो भौगोलिक स्थिति मतलब भूमि की स्थिति, कि भूमि की स्थिति कैसी कैसी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि हमारा दक्षिण भारत में जो राज्य है वो समुद्री सीमा से टच है, समुद्री सीमा से लगे हुए, तो वहां पर पानी अधिक पाया जाता है। कौन सा पानी? वो भी खारा पानी। खारा पानी होने के कारण वहां पर खेती नहीं होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, उससे ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों तो पठारी क्षेत्र आ जाता है मध्य भारत, और उससे ऊपर जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है जैसे जम्मू कश्मीर। पूर्व में जाते हैं दोस्तों तो नागालैंड, जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, इस प्रकार के 7 राज्य वहां पर है जो कि पूरी तरह पहाड़ी राज्यों में है ना। इसी प्रकार से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो राजस्थान, गुजरात जैसे जो है कुछ सूखे क्षेत्र भी पाए जाते हैं। राजस्थान में काफी सूखा पड़ता है, वहां पर रेगिस्तान वगैरह है ना। तो ये क्या है? ये जो अलग अलग हमें भूमि देखने को मिल रही है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर समुद्री क्षेत्र है, तो ये क्या है? ये भौगोलिक विभिन्नता तो है। तो इसी भौगोलिक विभिन्नता को हमने बोला है भौगोलिक स्थिति। क्लियर हुआ आप? चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आता चला जाएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी देश, कोई भी देश अपने जब विदेश नीति का निर्माण करता है तो उस विदेश नीति के निर्माण को जो है उस देश की भौगोलिक स्थिति विशेष रूप से प्रभावित करती है। जैसे किसी देश का आकार, भाई कौन देश कितना बड़ा है, कौन देश कितना बड़ा है, उस देश का आकार भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। क्यों करेगा? भाई जब बड़ा देश होगा तो बड़ी मिलिट्री फोर्स चाहिए उसकी चारों तरफ की बाउंड्री को कवर करने के लिए, है ना। तो उसकी सीमाएं, उस देश की सीमाएं कितनी है, जलवायु क्या है, वहां का ठंडा है या गर्म है या मध्यम है, किस प्रकार का देश है, वहां पर जलवायु कैसी है वहां की, या अन्य राज्य जो है उनके बीच की स्थिति कैसी है, कि राज्यों में बहुत ज्यादा अंतर है या ना के बराबर है अलग अलग राज्यों में। इस बात का लगभग निर्णय कर देती है कि उसकी विदेश नीति क्या होगी। क्लियर है? तो यही बात यहाँ पर सामने देखने को मिलती है कि भाई किसी भी देश की जलवायु, जिस प्रकार की जलवायु होगी, जलवायु के अनुसार वो अपनी नीति को निर्धारित करेगा। उसका आकार कितना बड़ा है, उसके जो राज्य है, राज्यों में ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा अंतर तो नहीं है भौगोलिक स्तर पर, है ना। भौगोलिक स्तर ज्यादा अंतर, जैसे कि एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, या थोड़ा वो उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, कुछ नहीं अधिकतम क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, थोड़ा बिहार का ले लीजिए, है ना, कुछ छत्तीसगढ़ का ले लीजिए। तो ये जो बीच के देश, राज्य हैं, भारत के बीच के राज्य हैं, इनमें भौगोलिक स्तर में कोई ज्यादा विभिन्नता नहीं है। लेकिन अगर आप एक राजस्थान की तुलना अगर आप पूर्व में स्थित केरल या नागालैंड, मिजोरम, इनमें से किसी राज्य से करोगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की तुलना अगर आप केरल, तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिणी राज्य से करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें भिन्नताएं कितनी है तो उसके हिसाब से इसकी राजनीतिक स्थितियां भी चेंज हो जाती है। तो इसी कारण कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में कितनी समानताएं हैं, उस बात का भी इसमें ध्यान रखा जाना जरूरी है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का निर्धारण में भारत के आकार और एशिया में उसकी स्थिति तथा दूर दूर तक फैली भारत की समुद्री सीमा और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। ठीक है, जब भारत की विदेश नीति बनी है तो भारत की विदेश नीति का विशेष, में आपको कुछ सिंपल शब्दों में समझा दूं कि भारत की विदेश नीति जब बनी है तो उसमें विशेष स्थान जो रहा है उसकी भौगोलिक परिस्थिति का बिल्कुल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों भारत की जो देखिए 2 प्रकार की सीमा है, भारत की सीमा, बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं, 2 प्रकार की सीमा, एक है स्थलीय सीमा मतलब जमीन पर बनी हुई सीमा, और एक है समुद्री सीमा मतलब जलीय सीमा।
ठीक है ना। तो जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, स्थलीय सीमा इसकी 15,200 किलोमीटर, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये रहा 15,200 किलोमीटर जो है इसकी स्थलीय सीमा है। वो वहीं जब समुद्री सीमा की हम बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा है। इसमें कुछ दोस्त कंफ्यूज ना हो, किसी किताब में जो है यहाँ पर 6,000 समथिंग कुछ दिया होगा, किसी में 75 दिया होगा। दोनों किताब का सही है। अब मैं बता दूं सही क्यों है, क्योंकि जिसमें 6,000 समथिंग कुछ दिया हो तो वहां समझ जाना कि सिर्फ जो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है सिर्फ उसकी बात हो रही है। और जब 7516 की बात होती है, 7516 किलोमीटर की बात होती है, तो इसमें दोस्तों जो हमारे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, इन दोनों की सीमाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद ही जो है 7,516 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा बनती है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी समुद्री सीमा होने के कारण इसकी रक्षा करना भी जरूरी है भाई, इसकी रक्षा करना भी जरूरी है। तो इस रक्षा के लिए बड़ी सेना रखनी होगी। वो जब बड़ी सेना होगी तो बड़े स्तर पर हथियार चाहिए, बड़े स्तर पर प्रबंधन चाहिए। तो इन सब के हिसाब से ही हमारी विदेश नीति बनेगी। क्लियर हुआ ना? क्यों देखिए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेज, इनकी जब हम बात करते हैं, विदेशियों की बात करते हैं, तो इन्होंने कहां से प्रवेश किया था भारत में? स्थलीय सीमा से नहीं आए थे, बल्कि समुद्री सीमा से ही आए थे, दक्षिण भारत की ओर से आए थे, है ना। तो समुद्री मार्ग से भारत में आए थे। और भारत का जो अधिकांश आज भी वर्तमान में भी भारत का जो अधिकतम व्यापार होता है ना, वो समुद्री सीमा से ही होता है, स्थलीय सीमा से नहीं होता। याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत इतना सक्षम क्यों है? वो कारण यही है कि अधिकतम, ये मान लीजिए मतलब अधिकतम जो व्यापार होता है हमारे देश का वो समुद्री सीमा के माध्यम से ही होता है। ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है लंबी समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि भारत की नौसेना सशक्त हो और सीमा पर पड़ोसी देशों के साथ में, जो पड़ोसी देश है हमारे, उनके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, मित्रतापूर्ण संबंध हो। क्लियर हुआ है ना। तो भौगोलिक तत्व ये हो जाते हैं। क्लियर है? जब दोस्त चार समय दूंगा तो देखिए अब क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब इसके बाद में अगर अब मैं बोलूंगा तो कोई मतलब का निकलता है वो, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके वापस आप देख सकते हैं। भौगोलिक तत्व, तो भौगोलिक तत्वों के रूप में किस प्रकार से भारत की विदेश नीति प्रभावित होती है या उस पर निर्धारित होती है, ये आपको बहुत पहली बात रूप से समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैनिक तत्व। तो भारत की विदेश नीति बनने के लिए जो है दोस्तों सैनिक तत्वों का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है विदेश नीति के अंतर्गत। इसको लेकर के डॉक्टर पुष्पेंद्र पंत ने कुछ 2 लाइनें कही और वो कहा है उन्होंने, सैनिक सामर्थ्य और कूटनीति एक दूसरे के पूरक है। क्या कहा इन्होंने कि सैनिक सामर्थ्य अर्थात कि सेना की शक्ति, सेना कितनी सशक्त है आपकी, सेना की शक्ति और वहां की विदेश नीति, ये दोनों एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि सैनिक शक्ति रखने से ही मात्र कुछ नहीं होगा। अगर आपकी विदेश नीति भी उतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितनी कि आपकी सेना है। वो सेना कमजोर है तो फिर आपकी विदेश नीति भी थोड़ी स्मूथ होना चाहिए, है ना, ज्यादा पंगा लेने वाली नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कहने का मतलब है पुष्पेंद्र पंत जी का कि सामर्थ्य, सेना का सामर्थ्य और आपकी विदेश नीति जो है दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अर्थात कि दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। तो सफल राज्य ने, अर्थात कि सफल शासन का संचालन एक समर्थ देश ही कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय जगत में शक्ति का सिद्धांत ही सर्वोपरि है। जब पूरे विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के संगठनों में आप बैठते हो तो जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है उसकी ज्यादा पहले सुनी जाती है, उसको अधिक आत्मसम्मान या माफ करना, उसको अधिक सम्मान जो है दिया जाता है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जो कि अधिकतम शक्तिशाली होता है। जैसा कि अब भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में। ठीक है, अब है ना, पहले बल्कि ये स्थिति नहीं थी। तो किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण उस देश की सैनिक आवश्यकता और सैनिक शक्ति पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य अपने देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना होता है। तो पहले पॉइंट को आप समझ चुके होंगे भाई, कोई सा भी देश हो उसकी विदेश नीति का निर्धारण अगर होता है तो उसकी सैनिक आवश्यकताओं के अनुसार या सैनिक शक्ति के अनुसार जो है उस पर ही आधारित होता है ना। क्योंकि भाई प्रत्येक देश की विदेश नीति का सबसे प्रमुख कारण होता है, या कहें कि विदेश नीति बनाई ही क्यों जाती है, तो सबसे प्रमुख कारण होता है उसका कि उस देश की रक्षा करना। और रक्षा कौन करता है? सेना करती है। इसलिए सेना को प्रथम दृष्टि के अंतर्गत रखते हुए ही वहां पर विदेश नीति का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट है, देखिए पढ़िए इसको, कि अच्छी आर्थिक व्यवस्था के बिना कोई भी देश सफलतापूर्वक लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकता।
ठीक है ना। इसलिए भारत ने सोवियत, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन सबसे जो है संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखने का प्रयास किया है। बांग्लादेश में जब संकट आया था तो उस समय जो है सैनिक हितों की रक्षा के लिए भारत ने रूस से जो है काफी सैनिक सहायता ली। और भारत इस तथ्य को अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि अब वर्तमान में भारतीय विदेश नीति जो है शक्तिशाली बनना चाहती है, और ये स्पष्ट दिखाई भी देता है। तो भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत हमने देखा है कि परिवर्तन आया है। प्राचीन भारत में हम किसी और पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब विश्व के कई सारे देश भारत पर निर्भर होने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि पूरे विश्व में दोस्तों भारतीय सेना की क्या धाक जमी हुई है, कितनी शक्तिशाली है भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है। मेरे इन कुछ शब्दों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे विश्व में भारतीय सेना का क्या स्थान है। पूरे विश्व में कहा जाता है, या पर हम सिंपल से अर्थों में कहें कि अमेरिका की या किसी अन्य देश की, मुझे याद नहीं है, तो किसी विकसित देश की ही जो है एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पूरे विश्व को एक तरफ कर दीजिए और ब्रिटेन देखिए 3 देश लिए थे, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। ब्रिटेन का मैनेजमेंट, ब्रिटेन के अधिकारियों का दिमाग, अमेरिका के हथियार और भारत की सेना। क्या बोला मैंने? ब्रिटेन का दिमाग, अमेरिका के हथियार और भारत की सेना, अगर ये तीनों आपस में मिल जाए ना तो पूरे विश्व को एक तरफ कर दीजिए, इन तीनों देशों को एक तरफ कर दीजिए, पूरे विश्व से जो है ये लोहा लेने को तैयार है। तो इतनी शक्तिशाली है भारत की सेना, और ये हम नहीं कहते, हमारे मुंह से बखान नहीं कर रहे हम, ये विश्व के अन्य देश बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये है हमारी भारतीय सेना, है ना, जिसको कि एक कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आगे की क्लास में हम समझेंगे उन लोगों को भी, बहुत अच्छे से उनको समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तत्व है हमारा आर्थिक तत्व। क्या है नेक्स्ट? आर्थिक तत्व। तो आर्थिक तत्व, तो इसमें क्या समझाने की आवश्यकता है आप लोगों को? भाई कोई भी देश अपने लिए अगर कोई नीति बनाता है तो क्या अपने ये नहीं देखेगा कि उसकी चादर कितनी लंबी, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है ना। तो कोई भी देश अगर अपने घर की नीति बनाएगा, कोई भी देश अपने देश के लिए अगर विदेश नीति का निर्माण करेगा, योजना बनाएगा, तो क्या वो ये नहीं देखेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है ना। तो इसमें तो कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इसको थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब हमारे सामने कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी। ठीक है, कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी। इनको 2 शब्दों में आपने पढ़ तो लिया कि कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पूरा कंप्लीटली कला एवं संस्कृति को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पूरे भूगोल को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको वास्तविक रूप से ये समझ नहीं आएगा कि ये जो कई लिखा हुआ है ना, जो ये अनेक लिखा हुआ, अनेक आर्थिक समस्याएं, तो ये वास्तविक रूप से ये अनेक आर्थिक समस्याएं एक्चुअल में थी क्या? ये ऐसी आर्थिक समस्याएं थी दोस्तों कि आज वर्तमान में पढ़ने के बाद जब इसके बारे में हम रूबरू हो जाते हैं तो सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी आर्थिक समस्याएं थी। आज हम पिक्चरों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, है ना, जो गरीब जो है कुछ पैसे मांग रहा होता है और वो कहते हैं कि साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये पिक्चरों में देखने को मिलता है, लेकिन ये वास्तविक था पहले। और आप सोचिए, अगर आप एक टाइम खाना नहीं खाते हैं तो आपकी सुबह खाना नहीं खाया, शाम तक आपकी हालत कैसी हो जाती है। तो फिर अगर आपको 2 दिन तक खाना नहीं मिले दोस्तों, तो आपकी हालत कैसी होगी? उसके बावजूद भी वो काम कर रहा है, खेतों में काम करता था, 2-2 3-3 दिन बिना खाना खाए खेतों में काम करता, क्या हालत होगी उस समय। तो कई प्रकार की बहुत भयानक आर्थिक समस्या थी दोस्तों, बहुत भयानक रूप से गरीब था भारत। खाने के दाने भी नहीं थे हम लोग उस समय, जबकि शुरू से हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। लेकिन उस कृषि को इस प्रकार से बर्बाद किया था ब्रिटिश लोगों ने कि दोस्तों हमारी ही खेती हम लोगों का पेट नहीं भर पा रही थी, है ना। तो कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने जो विकास किया है वो इग्नोर करने लायक नहीं है, भुलाने लायक नहीं है। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। तो भारत ने उस समय यह महसूस किया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व के सभी देशों में अगर शांति स्थापित हो जाती है, शांति बनी रहती है, तो हम भी जो है अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत का जो अधिकांश व्यापार था दोस्तों पश्चिमी देशों के साथ में होता था। किसके साथ होता था? पश्चिमी देशों के साथ। पश्चिम देश कौन से हो गए कि हमारे पूरे भारत का जो पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम है
है ना। पश्चिम मतलब कि पश्चिम अर्थात कि पूरे यूरोप के साथ बोल लीजिए आप, पूरे यूरोप के साथ में, अमेरिका के साथ में, इन देशों के साथ में, अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, उन सभी देशों के साथ हमारा व्यापार होता था, प्राचीन समय से ही होता आया है, अंग्रेजों समय से नहीं। लेकिन अंग्रेजों के समय में वो व्यापार और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो व्यापार फिर अंग्रेज करते थे अपने लाभ के लिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में हमने उस व्यापार को कंटिन्यू रखा और वो हमारे लिए करने लगे फिर हम, ठीक है ना। तो पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार अधिकतम होता था, और कुछ समय पहले ही पश्चिमी लोग जो है देश खाली कर कर गए थे, काफी लंबे समय तक हम पर शासन करने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर भी था कि ये पश्चिमी लोगों के साथ में व्यापार हम कर तो रहे हैं, लेकिन अब बहुत सतर्कता के साथ करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से जो है इनके साथ व्यापार करने के चक्कर में फिर से ये लोग हम पर अधिकार कर ले। तो एक डर भी था। इस डर के कारण ही हम ये चाहते थे कि हम जो है एक देश के साथ व्यापार ना करके वो सभी देशों के साथ में समान रूप से व्यापार करें, शांतिपूर्ण तरीके से। तो उस दौर में दोस्तों आर्थिक व्यवस्था हमारी बहुत कमजोर थी, इस कारण ही हमने जो सभी देशों के साथ में शांतिपूर्ण नीति को अपनाते हुए सभी देशों के साथ में समान रूप से व्यापार करना चालू कर दिया, समान रूप से व्यापार किया। इससे धीरे धीरे हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई, और आगे कई प्रकार की हालांकि चुनौतियों का हमने सामना भी करना पड़ा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, होने वाला था, उस समय जो दोस्तों जो है पूरा विश्व उस समय दो गुटों में बटा हुआ था, एक अमेरिका वाले गुट में और एक रूस वाले गुट में, रसिया वाले गुट में, है ना। लेकिन इन दोनों गुट से पृथक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ये पृथक रहने की नीति को अपनाना उससे भी ज्यादा कठिन था। उससे भी कठिन इसलिए था कि एक तरफ अमेरिका का दबाव था कि आप हमारी ओर आइए, और एक तरफ रूस का दबाव था कि आप हमारी ओर आइए। तो अब आखिर समस्या ये थी कि हम जाएं किस ओर। तो इस कारण से सभी देशों के साथ में समान रूप से व्यवहार बनाने रखने के लिए हमने पृथक रहने की नीति अपनाई। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम पृथककरण का सिद्धांत अपनाते हैं। तो पृथक रहने की नीति अपनाई, और बहुत कठिन थी इस नीति को जो है जारी रखना। लेकिन कुछ समय बाद में इस नीति की जो वैल्यू थी ना, वो सभी लोगों को समझ आई। तो इसी नीति का जो है काफी देशों ने फिर इसका पालन करना शुरू किया। कई सारे देश इन दोनों गुटों से अलग रहने लगे, और जब अलग रहना स्टार्ट हो चुका था तो फिर अब जो है ये जो दोनों महाशक्तियां थी, रूस और अमेरिका, इन लोगों ने भी जो समझ लिया कि अब इन देशों को जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। वो चाहते थी कि जैसे अमेरिका नहीं चाहता था कि वो रूस की ओर जाए, और रूस नहीं चाहता था कि ये अमेरिका की ओर जाए, है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों गुटों की आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही। अब देखिए भारत में कितना प्यारी एक चाल चली थी कि दोनों गुटों से अगर हम अलग रहते हैं तो दोनों गुटों से सहायता मिलेगी। अगर एक गुट में शामिल हो गए तो एक गुट तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, और आज तो क्या भविष्य में कभी भी हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा, कभी उनसे सहायता नहीं मिलेगी हमको। पृथक रहने का विशेष परिणाम यही निकला कि अमेरिका वाले गुट से भी हमें जो है आर्थिक तकनीकी कई प्रकार की जो है सहायता मिलती रही, और रूस से भी हमें कई प्रकार की सहायता मिलती रही। तो इस प्रकार भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक तत्वों ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ऐतिहासिक तत्व। ऐतिहासिक तत्व, तो ऐतिहासिक तत्व मतलब ये कि ऐसे नीति को निर्धारित करने वाले तत्व जो इतिहास से निकल कर आए हो, जिसका ज्ञान हमें इतिहास से मिला हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे तत्वों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति कैसी रही है दोस्तों? शांतिप्रिय नीति रही है। हमने कभी भी किसी भी देश पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया है, और जब कभी हमने किसी देश की भूमि पर अधिकार कर भी लिया था तो युद्ध के तुरंत बाद उस भूमि को हमने एक भिक्षा के रूप में, एक दान के रूप में वापस उसके मुंह पर मार दिया। हमने उसकी जमीन नहीं रखी कभी भी। और वो कब हमने उसकी भूमि पर अधिकार किया था, किसकी भूमि पर अधिकार किया था, लेक्चर नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कभी भी किसी देश की भूमि पर अधिकार आज तक नहीं किया है, और नहीं करने का कारण ही क्या है? हमारी शांतिप्रिय नीति, जो विदेश नीति हमारी बड़ी शांतिप्रिय नीति रही है। तो भारत की ये परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र ही रहा है, हिंदू सभ्यता का चरित्र रहा है कि उसकी विशेषता रही है कि वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पूरा विश्व हमारा है, पूरे विश्व के साथ में शांति प्रिय व्यवहार बनाकर रखेंगे, अर्थात कि जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हम कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। जैसे शांति, समन्वय और सहिष्णुता,
इन 3 शब्दों का हमेशा इसमें समावेश होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय विदेश नीति में शांति, समन्वय, सहिष्णुता का समन्वय अवश्य होता है। तो भावनाएं हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार है। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भी हमने उनके प्रति सहिष्णुता और मित्रता का ही हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान ने कई बार हमें जो है परेशान करने का प्रयास किया, सिर्फ परेशान करने का प्रयास किया है, बल्कि जैसे कि रात में जो सोते हैं तो मच्छर कैसे परेशान करने का प्रयास करते हैं, है ना, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कान में आकर के गाना गा रहे हैं, कभी किधर, मतलब कि परेशान, थोड़ा परेशान तो कर देते हैं, लेकिन पता ना अंत में क्या होता है उस मच्छर का, है ना। तो ये होता है, लेकिन अभी भी हम सोच के बैठे कि यार क्यों मारे इसको। तो वही चीज है, इन्होंने परेशान करने का प्रयास किया है, लेकिन इतना करने के बाद भी आज भी हम अपनी इंसानियत दिखाते हुए सहिष्णुता और मित्रता का ही हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि हमने नीति ही ऐसी अपनाई है। हम सर झुका के आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं। कैसे हैं? सर झुकाकर आगे बढ़ने वाले लोगों में से, है ना। शांति प्रिय है, जियो और जीनो देव के सिद्धांत पर हम काम करते हैं, बल्कि हम कमजोर नहीं हैं। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरा विश्व थर्राता हमारा इतिहास पढ़कर, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने विश्व शांति की कामना के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का तीव्र विरोध किया। ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या थे, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में इनको समझा था, है ना। तो अब नहीं बताऊंगा इसको मैं, तो इसका विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत दोस्तों एक बात आपको मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि अगर किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, सबसे प्रमुख, इसको भी छोड़ दीजिए, अगर मैं कहूं कि जो एक मकान का निर्माण होता है उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, एक मकान का निर्माण करना, आपको एक मकान बनाना, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई? जमीन जरूरी है ना, भूमि होगी तभी तो बनेगा। समुद्र में तो आप मकान नहीं बना पाओगे ना, और समुद्र में भी मकान बनाओगे दोस्तों तो पहले उसके आधार की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी, पानी पे तो बना नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उसी में आधार की बात कर रहा हूं, उसी आधार, क्योंकि मैंने समुद्र का क्यों बोला पता आप लोगों को, कुछ महान छात्र इस क्लास में भी बैठे और हर जगह पाए जाते हैं ऐसे लोग। जब मैंने जमीन का सिर्फ एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, तो पर से कमेंट करते सर समुद्र में भी बन सकता था मकान, इसलिए उन लोगों को भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि भाई समुद्र में भी बन सकता था, लेकिन वहां पर भी आपको एक आधार तो बनाना पड़ेगा मकान बनाने के लिए। जैसे जमीन स्वयं एक आधार होती है, तो समुद्र में भी आपको एक आधार बनाना पड़ेगा, पहले स्टैंड बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर तो मकान बनाओगे। तो मैं उसी आधार की बात कर रहा हूं। तो जिस प्रकार से बिना आधार के मकान नहीं बन सकता ना, उसी प्रकार से विदेश नीति का सबसे बड़ा जो आधार है वो राष्ट्रीय हित है, सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित। अगर विदेश नीति में से किसी अन्य तत्व को, जितने तत्व हमने अभी तक पढ़े हैं, उन किसी अन्य तत्व को इग्नोर करना पड़े तो हम कर देंगे, लेकिन राष्ट्रीय हित को तो कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। राष्ट्रीय हित का तत्व कहीं पर भी जरा सा भी अगर बाधित होता हमको नजर आया तो हम तुरंत विदेश नीति को बदल लेंगे, तुरंत विदेश नीति को बदल लेंगे। वो सिर्फ हम नहीं, विश्व के पूरे देश जो है, सभी देशों की जो विदेश नीति होती है वो इस विशेष तत्व पर निर्धारित होती है ना। सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित। कोई भी विदेश नीति होगी तो उस राष्ट्र के हित में बनेगी। क्लियर हुआ है ना। तो राष्ट्रीय हित का तत्व सही मायने में विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, प्रमुख निर्धारक तत्व है। बाकी जितने भी अन्य तत्व है, दूसरे जो तत्व है, वो सिर्फ प्रभावित करते हैं विदेश नीति को, निर्धारित नहीं करते। सिर्फ एकमात्र ये निर्धारक तत्व है जो निर्धारित करता है विदेश नीति को कि आपकी विदेश नीति कैसी होगी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हित को सामान्य रूप से दीर्घकालीन उद्देश्य के रूप में देखा जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्र निरंतर प्रयास करते रहते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय हित प्रादेशिक अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आर्थिक उन्नति, आत्मनिर्भरता, विश्व शांति, राष्ट्रीय विकास, ये सब के सब हमारे क्या है, राष्ट्रीय हित के अंतर्गत ये अन्य तत्व है। और मुख्य लक्ष्य हमारा भारतीय विदेश नीति का यही रहा है कि हम सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा को देखें, उसके बाद हम देश की आर्थिक उन्नति को देखें, आर्थिक उन्नति के साथ ही साथ में हम आत्मनिर्भर बने, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, राष्ट्र का पूरी कंप्लीटली विकास हो, जिससे हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सके, विकसित बन सके।
ये हमारा प्रमुख तत्व रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं, मात्र 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, बस धैर्य बनाकर रखे। पसंद नहीं आ रही क्या दोस्तों क्लास? समझ तो आ रहा ना, कंप्लीटली समझ तो आ रहा है ना? थोड़ा मैंने इसमें टाइम कट करने का प्रयास किया। काफी सारे दोस्तों की कमेंटें होती है, काफी सारे दोस्तों को जो है समस्या रहती है कि सर जो है काफी लंबी क्लासेस जा रही है और बीच बीच में हम समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इस कारण से इनको थोड़ा सा मैंने जो है टाइम बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा इस पे समय नहीं ले रहा हूँ। और इस सब के अलावा दोस्तों देखिए क्या है कि हमारी जो ये नीति है, योजना शिक्षा नीति, जैसे विदेश नीति आप पढ़े ऐसे इस प्रकार से ये जो नीति है हमारी, ये शिक्षा नीति है। तो जो हमारी ये शिक्षा नीति है ना, ये आप लोग जो इसके निर्धारक तत्व है, आप लोग ही है, आपकी डिमांड है। जो हमारा जो हमारी नीति जो योजना है वो आप लोगों पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं। देखिए हम किस प्रकार की देना चाहते हैं, अगर वो लेंगे तो मैं तो लिखित में देने को तैयार हूँ। जितने भी स्टूडेंट 8 राज्यों के स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं, 8 राज्यों के स्टूडेंट को मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि जिस प्रकार से हम पढ़ाना चाहते हैं वैसा अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, तो वास्तविक शिक्षा जो है आपको फिर प्राप्त होगी, तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें कमेंट कर देते हैं कि सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, बिना अर्थ का टाइम ले रहे हो, बिना मतलब का टाइम ले रहे हो। दोस्तों तो वो बिना मतलब का टाइम हो सकता है आप समझ नहीं पाए उस चीज़ को, बल्कि वो बिना मतलब का टाइम नहीं होता है। भाई मुझे बिना मतलब के आकर बोलने से फ़ायदा क्या है ये बताइए? क्यों मैं आप लोगों का टाइम लूँगा? मुझे क्या मिलेगा इससे बताइए? अगर मैं एक टॉपिक को 1 घंटा चलाने की जगह आधे घंटे में पढ़ाकर निकल जाऊँगा तो मेरा ही फायदा होने वाला। कैसे? मेरा टाइम बचेगा यार, इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, पीपीटी में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। शॉर्ट में डाटा लेकर आऊँगा, शॉर्ट में पढ़ाकर शॉर्ट में निकल जाऊँगा ना। कोई कोई फायदा नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। आधे घंटे की क्लास में जो मुझे मिलता है 1 घंटे या 2 घंटे क्लास में भी मुझे उतना ही मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला इन सब चीज़ों से, कोई विशेष फायदा नहीं है। हाँ खुला बोलता हूँ दोस्तों, आप लोगों से कभी डिमांड की है मैंने? कभी डिमांड नहीं की है, कभी कोई चार्ज नहीं किया आप लोगों पर मैंने, है ना। लेकिन फिर भी आज आपने बोला है कि सर थोड़ा सा टाइम कम कीजिए, ठीक है, बीच में बोलना बंद कीजिए, तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अब आप लोगों के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, पढ़िए आप लोग, ठीक है। अब जिनको मेरे हिसाब से पढ़ना है, जो मुझसे फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए अब आगे कुछ समझेंगे। लेकिन अब आपको जो शिक्षा मिलेगी वो आपके अनुसार ही पॉइंट टू पॉइंट ही समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको पूरा जिस प्रकार से समझाना, प्रत्येक टॉपिक को एकदम पानी की तरह क्लियर करना वो जरूरी है, वो हम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम पूरा चेंज कर लेंगे, हम समझाने के तरीकों को चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं हम एक्सप्लेन वही करेंगे। जितना टाइम बहुत ज़्यादा आवश्यक है उतना टाइम तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे फिर हम जो है हजारों लोग फॉलो करें या कुछ 100 लोग ही फॉलो करें तो भी हमें चलेगा। अगर 100 लोग भी हमें देख रहे हैं, 100 लोग भी अगर हमें हमारे इस क्लासेस से फायदा उठा रहे हैं, तो मैं उन 100 लोगों को भी कंप्लीट पढ़ाने को तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए 1000 लोग, है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक तत्व पर। तो विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक कारकों का बहुत महत्व रहा है, बहुत महत्व रहा किसका? राजनीति का। अब यार देखिए, अब तो पॉइंट पढ़ के ही आप सबको समझ आ जाना चाहिए। भाई देश की विदेश नीति बन रही है तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है उस पर भी ध्यान होना चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी देश में राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति प्रमुख है, जैसे अमेरिका में। किसी देश में प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है, जैसे कि मतलब कि सबसे बड़ी शक्ति है, जैसे कि भारत मान लीजिए आप। किसी देश में हम कहें कि संसद ही प्रमुख है, संसद ही प्रमुख है, जैसे कि ब्रिटेन, है ना। तो अब किसी देश में हम ये कह सकते हैं ना प्रधानमंत्री प्रमुख है ना राष्ट्रपति प्रमुख है। तो जैसे कि चीन ले लीजिए आप, वहां पर जो राजनीतिक दल का जो प्रमुख नेता होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। कई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है आपको। अफगानिस्तान को देख लीजिए, वहां पर तो कुछ अलग ही व्यवस्था है। म्यांमार में सैनिक शासन लग चुका है। कई प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक अजीबोगरीब मिलती है आपको देखने को पाकिस्तान में। कहने को तो वहां संसद है, प्रधानमंत्री का प्रभुत्व है, लेकिन प्रधानमंत्री को निर्णय लेना होता है तो अपने सेना के प्रमुख को फोन लगाता है कि भाई ये काम करूं या नहीं करूं, जरा बताया जल्दी। अब वो भाई बोलेंगे उनको कि हाँ भाई आप करो ये काम तो ठीक है, और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे तेरा शासन। तो बेचारा वो तब कर वो प्रधानमंत्री कुछ डिस्कस नहीं कर पाता, कुछ निर्णय नहीं ले पाता है।
विश्व के सभी देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती है और सभी देश अपनी इन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। समझ आया? विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक कारकों का बहुत महत्व है। राजनीतिक कारकों से अर्थ ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, राजनीतिक मूल्य क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है विश्व में, है ना। आपकी परंपरा विचारधारा कैसी है, परंपरा विचारधारा कैसी है। भारत ने अपने लिए कुछ राजनीतिक मूल्यों का निर्धारण किया है। जैसे राजनीतिक मूल्य कौन कौन से भारत के लिए? प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व शांति, गुट निरपेक्षता, ये हमारे राजनीतिक मूल्य है जो पूरे विश्व में इन मूल्यों की वजह से पूरे विश्व में हमारी वैल्यू काफी ऊंचे स्तर पर देखी जाती है। हम काफी ऊंचे स्तर पर, क्यों? क्योंकि जो हमारे मूल्य बनाए हैं, राजनीतिक मूल्य, जब पूरी दुनिया के सामने मंच पर आकर जब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर प्रजातंत्र है, हम समाजवाद को भी देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, हम विश्व शांति चाहते हैं, गुट निरपेक्षता की नीतियों का पालन करते हैं, तब हमारा कद और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है अन्य तुच्छ लोगों से। जो कुछ तुच्छ लोग भी है हमारे पड़ोस में, उन लोगों से हमारा सर काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। सिर्फ उन लोगों से, पड़ोसियों से क्या तुलना करें, विश्व के कई सारे सक्षम देश है दोस्तों, विकसित राष्ट्र है, उनके सामने भी हम जो है उनसे ऊपर नजर आते हैं इन्हीं राजनीतिक मूल्यों के कारण। ठीक है, तो आंतरिक राजनीति के क्षेत्र में देखिए यार दोस्तों, समझिए कुछ कारण ऐसे होते हैं कि देखिए आपके परिवार में क्या चल रहा है उससे ज्यादा मैटर नहीं करता, आप घर के अंदर आपका क्या मामला चल रहा है कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी कीमत बाहर क्या है, आपकी कीमत बाहर क्या है, आपके परिवार की वैल्यू बाहर क्या है, वो ज्यादा मैटर करती है। यही भारत का है। हाँ, आंतरिक मामला भाई, हम धर्म सहिष्णुता का पालन करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं। हमारे देश में कई प्रकार की विभिन्नता है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, आर्थिक विभिन्नता है, कई प्रकार की विभिन्नता है, और इन विभिन्नताओं से मिलकर ही भारत बना है। इस कारण से आंतरिक क्षेत्र में मतलब भारत के अंदर कई प्रकार के विवाद होते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। जब चार कहते हैं ना, घर में कहावत है, चार बर्तन होते हैं तो वो आवाज करेंगे, तो वो आवाज करते रहेंगे हमारे देश के अंदर, लेकिन बाहर कोई उंगली उठा के दिखा दे, है ना। तो वही यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में मतलब आंतरिक क्षेत्र में भारत के अंदर तो जो है मूल्य विहीनता की स्थिति का आभास हुआ, कई जगह देखने को हमको मिली है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हम मूल्य सापेक्ष है, हमारी काफी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे कि जब भी किसी देश की जो है विदेश नीति का निर्माण होता है, बनती है, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय जगत में पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं पूरा विश्व जो है युद्ध की आग में कूद चुका है, युद्ध की आग में झुलस चुका है, या फिर पूरे विश्व में शांति छाई हुई है, या कहीं पर शीत युद्ध का माहौल बना हुआ है, या फिर पूरा विश्व जो है विभिन्न गुटों में बंट चुका है या युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो किस प्रकार की व्यवस्था है पूरे विश्व में, उस सबको ध्यान में रखने के बाद ही जो है प्रत्येक देश अपनी नीति का निर्माण करता है। और जो कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि ये विदेश नीति समय के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति तत्कालीन मतलब उस समय की अंतरराष्ट्रीय वातावरण से जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि विदेश नीति का अनिवार्य जो कार्यस्थल होता है, देखिए विदेश नीति बनती किसी देश के अंदर है, लेकिन कार्य कहाँ करेगी, पूरे विश्व में जाकर कार्य करती है। इसलिए कहते हैं कि कार्यस्थल जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय जगत ही होता है, अंतरराष्ट्रीय जगत ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ये जरूरी हो जाता है कि विदेश नीति का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रख करके किया जाए। इसके साथ ही भारत ने जो है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद, जातिवाद, इन सब का तो घोर विरोध किया, आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। एशिया अफ्रीका देशों में अपना अपना सैनिक नैतिक समर्थन भी इन्होंने दिया है। एशिया के कई देश जो कि पिछड़े हुए थे, अफ्रीका के कई देश जहां पर भेदभाव की नीतियां बहुत ज्यादा कार्य करती है, उनके साथ में सबके साथ में जो है नैतिक समर्थन भारत ने दिया है इन सभी देशों को। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये निर्धारक तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। तो इस प्रकार उपरोक्त विवेचन द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि विदेश नीति के निर्माण में कई तत्वों का योगदान रहा है। हालांकि सभी तत्वों का समान महत्व
समान महत्व है, लेकिन सबसे अधिक महत्व जो है राष्ट्रीय हित का है। इसको आप विशेष याद रखेंगे, राष्ट्रीय हित का सबसे ज्यादा महत्व है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। निष्कर्ष देने का कोई ऐसा विशेष प्रयास वो नहीं रहता है, उद्देश्य नहीं रहता। सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य है कि आपकी आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाती है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में, तो आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसी प्रकार से मैं आपके लिए पीपीटी बनाकर लेकर आता हूं। अगर ये पीपीटी डाउनलोड करने के बाद जो मैं आपको नोट्स देता हूं, क्लास नोट्स, इसी को पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करके उसको इसी फॉर्मेट में पढ़े, इसी फॉर्मेट में आप एग्जाम में जो है लिख कर आ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम में कंप्लीट एकदम सादा सिंपल एकदम स्टैंडर्ड जिसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, उस प्रकार से फॉर्मेट है इसका। आप आसानी से जो है अच्छे नंबर इस फॉर्मेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत और पाक संबंध के बारे में। भारत और पाक संबंध के बारे में फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड यूनिट पर मूव करेंगे। सेकंड यूनिट में भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होगी। दो लेक्चर भारत पाक संबंधों में आने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। तो भारत पाकिस्तान संबंधों में बहुत इंटरेस्टिंग जो है आपका लेक्चर होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बने रहे क्लास में, सेशन में एंड तक कंप्लीटली बने रहें। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। एक छोटा सा अनाउंस है, सुन लीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है। जो भी मेरे दोस्त, जो भी छात्र जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरे द्वारा जो है 10 सब्जेक्ट, विशेष 10 सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं। 10 सब्जेक्ट, उनमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे भूगोल, इतिहास, संविधान, कला संस्कृति, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस प्रकार के सभी कंप्लीटली 10 विषय हमने निकाले हैं। उन 10 ही विषय जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। यूपीएससी से लेकर के किसी भी स्टेट तक की कॉम्पिटिटिव परीक्षा की आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नए चैनल को ज्वाइन करना होगा। नया चैनल है हमारा यूट्यूब पर ही दोस्तों, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई चार्जेस नहीं है, पूरा निःशुल्क है। प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से। क्या नाम है चैनल का? प्रज्ञान हिंदी जीके। अभी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।